Hello, my dear friends. A very good morning to all of you. Welcome to Grade Up, India's largest online teaching platform. आज हम लोग डिस्कस करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन कह रहे कि मैं पहली बार आया हूँ। स्वागत है आपका। पूजा देवी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, कपिल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्नेहलता जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्वागत है। तो सबसे पहले वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। क्वेश्चन कह रहे कि मैं पहली बार आया हूँ। स्वागत है आपका। पूजा देवी जुड़ चुकी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। सो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। सूरजनंद भी जुड़ चुके हैं। कार्य को पहले डिफाइन करते हैं कि वर्क होता क्या है। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। बोलता है कि अगर कोई बॉडी है और उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है, कोई बल आरोपित किया जाता है और वो बॉडी जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो हम कहते हैं कि इस बल के द्वारा उस पर कार्य किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, then work is said to be done by the force on the body. And if you want to calculate the magnitude of work, then product of force and displacement gives work done. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल है, वो आपको कार्य दे देगा। तो W क्या हो गया? F इंटू एस, जहाँ पे F क्या है फोर्स और S क्या है डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पे F क्या है फोर्स और S क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो लिख दिया है कि कार्य, सॉरी, किसी वस्तु पर जब कोई बल लगता है और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, तो माना जाता है कि उस बल के द्वारा उस वस्तु पर कार्य किया गया और कार्य निकालने के लिए बल तथा विस्थापन का गुणनफल लेना होगा। सो डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो डब्ल्यू क्या हो गया? यहाँ पे वर्क हो गया। एफ क्या हो गया? फोर्स। और एस क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और सभी जानते होंगे कि वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि होती है। एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। तो वर्क का जो एस आई मात्रक जूल होता है और जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग होता है। एक जूल वर्क को डिफाइन करते हैं कि एक जूल वर्क किसके बराबर होता है। ये हमेशा क्वेश्चन होता है कि वन जूल ऑफ वर्क इज इक्वल टू। तो देखिए, एक जूल वर्क को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो आप सभी जानते हैं कि डब्ल्यू क्या होता है? एफ इंटू एस। वर्क को एक जूल हम कब बोलेंगे? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए किसी बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस करे? 1 मीटर। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और ये फोर्स उस वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, तो हम कहते हैं कि वर्क कितना किया गया? 1 जूल वर्क किया गया। ठीक है। तो ये कोई बॉडी है, इस पर आपने कोई फोर्स लगाया। फोर्स कितना लगाया आपने? 1 न्यूटन का। कितना विस्थापित किया? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर का। तो किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर अगर वो बॉडी बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, तो वर्क कितना होगा? 1 जूल के बराबर होगा। तो 1 जूल किसके बराबर हो गया? न्यूटन इंटू मीटर के। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। अभी आपने देखा कि 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। कल मैंने आपको बताया था कि एफ क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। फोर्स को 1 न्यूटन कब कह रहे थे? जब कोई फोर्स 1 केजी की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर कोई फोर्स 1 केजी की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर रहा था, तो फोर्स कितना था? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर था? केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू के बराबर। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। 1 न्यूटन की जगह हम लोग लिखेंगे केजी मीटर सेकंड इनवर्स टू इंटू मीटर। तो 1 जूल किसके बराबर हो गया? 1 जूल बराबर हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू के बराबर। तो क्वेश्चन होगा कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस टू के, बोथ नन। टेल मी, 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स टू बोथ नन ऑफ दिस। टेल मी विच वन विल बी द राइट ऑप्शन? जल्दी बताएं। सो बोथ विल बी द राइट ऑप्शन, बोथ विल बी द राइट ऑप्शन। तो 1 जूल न्यूटन मीटर के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सा 1 न्यूटन की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 1 जूल बराबर हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू के। अच्छा, 1 जूल अगर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स टू के बराबर है, तो एक अर्ग किसके बराबर हो जाएगा? टेल मी। कल ही बताया है कि जूल जो है क्या है? एसआई यूनिट है और अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट है। तो एसआई यूनिट में दिया हुआ हो तो सीजीएस यूनिट में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे? तो केजी की जगह बस क्या लिख देंगे? ग्राम। मीटर की जगह क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। और सेकंड वही रहता है, तो 1 अर्ग बराबर हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स टू। और 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आ रहा समझ में? सूरज यू आर राइट। तो सीजीएस यूनिट में मास को केजी में लेते हैं, डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, लेकिन वहीं पे सीजीएस यूनिट में मास को ग्राम में, है ना, और मीटर को, सॉरी, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और टाइम को सेम सेकंड में लेते हैं। तो इसलिए इसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। अभी बोला था कि मास का, सॉरी, जो वर्क का एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसको भी याद रखिएगा। तो किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन का बल 1 मीटर तक विस्थापित कर दे। तो 1 जूल वर्क कब बोलेंगे?
जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, 1 न्यूटन का फोर्स वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे तो कार्य कितना कहा जाएगा? 1 जूल कहा जाएगा। ये डेफिनेशन याद रख लीजिए। लेकिन अभी तक आपने देखा बल की जो डेफिनेशन पढ़ी कि इधर फोर्स लग रहा है, उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों की दिशा सेम है, मतलब थीटा 0 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? जिधर आपने फोर्स लगाया, देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो इधर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही दिशा में हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल हो, कोई कोण हो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर कोई एंगल है तब आप वर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए इस केस में ये एक बच्चा है और एक टॉय कार किसी स्ट्रिंग से लगाकर खींच रहा है, एक धागे से बांधकर इस खिलौने वाली कार को खींच रहा है। तो इस केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस केस में क्या हुआ? ये हुआ बल की दिशा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल की दिशा ये हुई, और फोर्स तो ये इधर लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कार ऐसे मूव करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो हियर वी हैव एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उस केस में क्या था कि इधर ही फोर्स लगा रहे थे, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, थीटा 0 था। लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई कोण हो, कोई एंगल हो, तब हम वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क निकालेंगे एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डब्ल्यू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि जो वर्क आपका हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और इवन शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कैसा है और कितना है। तो चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन होता है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, नन ऑफ दीज, तो कार्य का मान होता है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक। कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। सो कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल कितना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क को डिफाइन करने चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद पॉजिटिव वर्क। बिल्कुल सही है सबका उत्तर, प्रशांत, पूजा देवी, आदित्य, अदिता, सौम्या, सूरजनंद। सो लेट अस स्टार्ट विद पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक कार्य। तो हम लोग देखने जा रहे हैं धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। कार्य का मान धनात्मक कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में होंगे। तो कार्य का मान धनात्मक कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे। कार्य का मान धनात्मक कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो देख लीजिए डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो डब्ल्यू हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो रहा है, मतलब थीटा क्या है? 0 डिग्री है। बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 डिग्री है। और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 1। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपने पढ़ा था कि बल कार्य क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो दरअसल पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन थी। पर वर्क तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है। तो जब जिधर फोर्स लगाया जाए उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, अधिकतम कार्य होगा और कार्य का मान धनात्मक होगा। जैसे अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी खींच रहा है। इस केस में कार्य का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। कोई चीज पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है और आप उसको पुश कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे एफ और एस के बीच का कोण क्या है? 0 डिग्री है। तो इस केस में वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब थीटा 0 होगा, मतलब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। ठीक है, आगे चलते हैं। निगेटिव वर्क लेते हैं, ऋणात्मक कार्य लेते हैं। कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा, मतलब बल एवं विस्थापन विपरीत दिशा में होंगे, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। तो बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान ऋणात्मक होगा। कैसे? डब्ल्यू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये टोटल -1 आ जाएगा, -1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डब्ल्यू हो जाएगा माइनस एफ इंटू एस। तो बल और विस्थापन जब विपरीत दिशा में हो तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे? देखिए, जब भी कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव करती है, आपने ये एफ ए अप्लाई किया तो ये बॉडी इधर को मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव कर गई। एफ ए क्या है? अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल, आरोपित बल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? डब्ल्यू ए मतलब वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स कैसा होगा? तो पॉजिटिव होगा। क्यों? इधर लग रहा है फोर्स, इधर ही लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, थीटा कितना है? 0। तो आरोपित बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उधर ही हो रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट, थीटा है 0 डिग्री। देखिए, as we know that when a body moves on a rough horizontal surface, then an opposing force also develops, which always opposes the motion of the body, and this opposing force is known as what? Friction. So ये है घर्षण, and friction always opposes the motion of an object. तो जब भी कोई बॉडी किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलती है तो गति की विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, इस बल को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। तो अगर मैं कहूं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं पूछूं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देन योर आंसर शुड बी नेगेटिव। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यह है फ्रिक्शन की दिशा। तो बॉडी इधर जा रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। दैट्स व्हाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। तो जब भी पूछेगा कि नेगेटिव वर्क का एग्जांपल बताइए तो लिख दीजिएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। नाउ एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड,
देन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नेगेटिव। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सपोज करो कि कोई बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, एंड वी ऑल नो दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर एक बल से खींचती है। इस बल को हम क्या बोलते हैं? एफजी। एफजी बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की तरफ एक बल से खींचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफजी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। आप इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और जब भी नेगेटिव वर्क होगा तो बॉडी की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर जीरो हो जाएगी। आपने इस पे फोर्स लगा के छोड़ दिया तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर आपको इस वस्तु को इस दिशा में चलाते रहना है तो फ्रिक्शन से थोड़ा सा ज्यादा वर्क यानी फोर्स आपको इधर लगाते रहना पड़ेगा। उसी तरह से जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ आप फेंकते हो तो ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की तरफ एक वर्क करता है, इसलिए बॉडी किसी सर्टेन हाइट तक जाएगी और फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो अर्थ पर गिरना चालू हो जाएगी। तो नेगेटिव वर्क के दो एग्जांपल याद रखिएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नेगेटिव व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? हाँ, फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। स्केप वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर में। इसके अगला जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा ग्रेविटेशन, उसमें पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी क्या होती है और वाइटल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो वो अगले टॉपिक में आ जाएगा आपका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीरो वर्क, है ना, शून्य कार्य। कार्य का मान शून्य कब होगा? जब थीटा मतलब 90 डिग्री होगा। दैट इज बल एवं विस्थापन लंबवत दिशा में हो। बल एवं विस्थापन लंबवत दिशा में हो, बल और विस्थापन की दिशा लंबवत हो। दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो W इज इक्वल टू, आप जानते हैं अब Fs क्या होता है? cos थीटा होता है ना। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? Fs cos 90 डिग्री। सभी आप लोग जानते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, उससे ज्यादा ही मैथ जानते हैं आप लोग। cos 90 डिग्री क्या हो जाता है? जीरो। cos 90 डिग्री हो जाता है जीरो। तो W इज इक्वल टू होगा F इंटू S इंटू cos 90 डिग्री जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। कोई कुली सर पे बोझ उठाए किसी हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, ऐसे सीधा चल रहा है। तो इस केस में देखिए, ये जो लोड है ये जो फोर्स है ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कोई कुली सर पे सामान उठाए अगर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसने वर्क डन नहीं किया, क्योंकि देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो लिख दिया कि व्हेन अ कुली कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म देन वर्क डन बाय कुली विल बी जीरो। कोई कुली सर पर, लिख देता हूँ, कोई कुली सर पर बोझ उठाए क्षैतिज दिशा में चलता है तो कुली द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो कुली ने फिजिक्स की भाषा में कोई काम नहीं किया, लेकिन फिजिकल वर्क तो किया, इसलिए आपको पैसे देने होंगे। लेकिन हाँ, यही अगर सीढ़ियां चल रहा है, सर पे बोझ उठाए कुली अगर सीढ़ियां चल रहा है तब उसने काम किया। वो कैसा काम होगा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अगर सीधा चल रहा है तो उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब ये सीढ़ियां चल रहा है ना, तो उसने काम किया। हाँ, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसने काम नहीं किया, लेकिन फिजिकल वर्क तो हो रहा है ना, वो मूव कर रहा है तो उसके मसल्स जो हैं हरकत में है, एनर्जी उसके बॉडी की लॉस हो रही है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसने वर्क नहीं किया। दूसरा होता है वर्क डन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स, भी जीरो होता है। अभिकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य भी हमेशा शून्य होता है। क्यों होता है? देखिए, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सेंट्रीपेटल फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये उसका केंद्र है वृत्तीय पथ का। तो जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो देखिए इनर्शिया के कारण, सपोज करो कि बॉडी पॉइंट ए पे है तो ये इनर्शिया के कारण इधर जाना चाहेगी, लेकिन कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जिसको खींचकर ये सर्कुलर पाथ पे बनाए रखता है। वो फोर्स होता है एफसी। एफसी बोले तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। सपोज करो कि बॉडी यहाँ पे है, बी पे है, तो इनर्शिया की वजह से इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये इसको खींचकर एक बल लाएगा केंद्र की तरफ इस पाथ पे।
बॉडी सपोज करो कि सी पे है तो ये इनर्शिया की वजह से इधर जाना चाहेगा, लेकिन इसको कोई बल है जो खींचकर इस सर्कुलर पाथ पे बनाए रखेगा। बॉडी अगर पॉइंट डी पे है तो इधर को जाना चाहेगा, लेकिन कोई ना कोई बल है जो खींचकर इसको इस सर्कुलर पाथ पे बनाए रखेगा। तो वो बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पे बनाए रखता है, उस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसको अभिकेंद्रीय बल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा केंद्र की ओर लगता है। इट ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो वृत्तीय पथ के सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो देखिए बॉडी कहीं पर भी होगा, ये सर्कुलर पाथ के कहीं पर भी होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो एफसी के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो दो चीजें याद रखिएगा कि थीटा 0 डिग्री हो, सॉरी थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क जीरो हो जाएगा, जैसे कि कुली मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, और सेंटीमीटर फोर्स के द्वारा किया गया कार्य भी हमेशा कैसा होगा? जीरो होगा। वर्क जीरो और कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। विस्थापन का मान अगर शून्य है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे कोई आदमी इस दीवार को पुश करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा है, तो आप जानते हैं कि डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बहुत लगा रहा है ये बंदा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्वेश्चन होता है कि वर्क डन जीरो कब कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जब फोर्स जीरो होगा, ऑल ऑफ दिस। वर्क डन विल बी जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ऑल ऑफ दिस। टेल मी ऑल, सभी हो जाएगा ना। जब थीटा 90 डिग्री हो तब भी जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो, फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, दीवार को पुश कर रहा है, ये पी कराया है। आपने देखा होगा आदमी पीने के बाद अजीब अजीब सी हरकत करता है। एक आदमी तो देखा था शटर में अपना सर टकरा रहा था, है ना। तो पीने के बाद आदमी अजीब अजीब हरकतें करता है, ये लगी रहा है कि ये पी कराया और दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है, इस केस में फोर्स तो खूब लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है। अच्छा, फोर्स ही ना लगाए तो भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? तो जब फोर्स ही ना लग रहा हो तो डब्ल्यू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ना लगे तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ऑल सही उत्तर होगा। वेरी गुड। तो कार्य का मान शून्य कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। कोई आदमी बैग उठाया सीधा ऐसे चल रहा है तो थीटा जीरो हो जाएगा, सेंटीमीटर फोर्स के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। गम भुलाने के लिए पीते हैं लोग, हाँ सही है। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा जीरो होगा, मतलब वर्क डन जीरो कब होगा? जब थीटा 90 होगा। और वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इतना याद रखिए, इसको एक साथ मैंने कर दिया। तो थीटा जीरो तो पॉजिटिव, 90 तो जीरो, वर्क डन 180 डिग्री थीटा तो नेगेटिव। तो थीटा अगर लेस देन 90 है तो पॉजिटिव वर्क होगा, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइए। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन का बल आरोपित किया गया है एक ऑब्जेक्ट पर। 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है एक ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है कितना? 10 मीटर। बल की लंबवत दिशा में, जिधर बल लगाया गया है उसके लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो विस्थापित हुआ है, तो कितना वर्क हुआ है? तो लगाई फॉर्मूला, डब्ल्यू होता है एफ एस कॉस थीटा। तो कितना बल लगाया उसने? 5 न्यूटन का बल लगाया। कितना विस्थापित हुआ? 10 मीटर। किधर? बल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कॉस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब 5 इंटू 10 इंटू कॉस 90 हो जाता है जीरो, तो डब्ल्यू हो जाएगा जीरो। तो आपको एंगल जरूर चेक करना है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल रहा है, सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। 5 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो रहा है, तो कितना कार्य हुआ? तो हो गया जीरो कार्य, 50 नहीं होगा। अच्छा, एक और बनाइए क्वेश्चन। एक फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल से थीटा कितना है? 0 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर, 2 मीटर। तो बताइए कि वर्क कितना होगा? यहाँ पे थीटा दे रखा है कि 60 डिग्री के एंगल पे विस्थापन हुआ है। 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 2 मीटर विस्थापित हुआ है, बल और विस्थापन के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो डब्ल्यू हो जाएगा एफ एस कॉस 60 डिग्री। एफ कितना हुआ? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर, कॉस 60 डिग्री होता है, तो डब्ल्यू हो जाएगा 10 जूल। 10 जूल। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है ना। एनर्जी पे आ जाते हैं जल्दी से। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। सभी का सही उत्तर था। नेत्र, प्रकाश, अमित, राम सिंह, आदित्य, वेरी गुड। अच्छा, वर्क स्केलर है तो कार्य भी स्केलर होगा, और इस यूनिट तो जानती हैं कि जूल होगा। टाइप्स देख लेते हैं। दो प्रकार के कार्य हैं, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी को जल्दी से देखते हैं। काइनेमा मतलब मोशन होता है, तो मोशन की वजह से अगर किसी बॉडी में एनर्जी आ जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा आ जाती है, जैसे एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर, बहते हुए पानी की ऊर्जा। बहते हुए पानी की ऊर्जा इतनी ऊर्जा होती है कि तबाही ला देता है, सैलाब आ जाता है। एनर्जी ऑफ विंड, बहते हुए हवा की ऊर्जा, साइक्लोन आ जाता है, टाइफून आ जाता है, तूफान जिसको कहते हैं, बहते हुए हवा की ऊर्जा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास बुलेट है, आपको डर लगेगा क्या? नहीं डर लगेगा। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास बुलेट और गन दोनों है, तो डर लगेगा आपको। कि मैं क्या करूँगा कि बुलेट को गन में डालकर इसको मोशन में ला दूंगा। इस मोशन की वजह से इसमें एनर्जी आ जाएगी जो आपका सीना छलनी कर सकती है। तो किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे कोई बॉडी हो जिसका मास m हो और v वेलोसिटी से मान लिया किसी दिशा में जा रही हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका है हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m क्या है? मास है बॉडी का, द्रव्यमान है, और v क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध स्थापित करना है आपको। आप सभी जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है?
जैसे कि कोई बॉडी हो जिसका मास m हो और किसी वेलोसिटी v से किसी दिशा में जा रही हो, तो मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है, बॉडी का मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। तो वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु के वेलोसिटी का जो गुणनफल है वो संवेग कहलाता है। अभी आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं क्या करूँ कि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर से कट कर वही चीज़ आ जाएगी, तो हम ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे m से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्थिति आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए एम वी अगर p है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या हुआ, पी स्क्वायर अपॉन 2m। किसी को कोई शक है, किसी को कोई शक इस डेरिवेशन में? सो गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध हो गया पी स्क्वायर अपॉन 2m। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, डेफिनेशन देखिएगा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण उसमें जो एनर्जी आ जाती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। तो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। आप जानते हैं कि वस्तु तभी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है एक बल से, उस बल का नाम दिया है एफजी। एफजी बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल। तो वस्तु हर तभी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। नाउ इफ यू वांट टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हाइट, सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट h, इस वस्तु को आप पृथ्वी की सतह से h हाइट तक ले जाना चाहते हो, लिफ्ट करके, खींचकर। तो आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में इधर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींच रही है। अगर इस वस्तु को आप पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, इस ग्रेविटेशनल के विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा। ये इधर खींच रहा है, आप ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी किसी बॉडी को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाया जाता है तो इस दौरान आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और यही वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, जितना आपने वर्क किया, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। जैसे मान लिया ये बॉडी रुकी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फोर्स लगाने पर फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और वेलोसिटी में चेंज आने को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, कितने टाइम में चेंज हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पे निकालना चाहें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, बॉडी रेस्ट में थी, कितने टाइम में हुई है, 2। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसके वेलोसिटी में चेंज आता है और वेलोसिटी में चेंज आना कहलाता है त्वरण। तो जब देखिए आप फोर्स लगाकर वेलोसिटी में चेंज ला रहे हैं, तो ये त्वरण कहलाएगा। लेकिन पृथ्वी भी क्या करती है, हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो इस वस्तु को यहाँ से छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज ला देगा। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की वजह से अगर एक्सेलरेशन होता है तो उस एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं। ए की जगह क्या लिख देंगे, जी। जी क्या है, त्वरण नहीं है लेकिन पृथ्वी के बल के द्वारा ये हुआ है। तो यहाँ पर हम पृथ्वी के लिए लिख रहे हैं तो वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और कितना होगा, एम ए एस। तो यहाँ पर एम ए की जगह क्या लिख देंगे, जी, और एस की जगह क्या लिख देंगे, एच। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एच। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है एम जी एच। एम जी एच, जहाँ पे एम क्या है, बॉडी का मास है, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच क्या है, हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, एम जी एच। यानी पोटेंशियल एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी, मास पे। अगर मास ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि आप है यहाँ पे सेम हाइट पे, हाइट को हम सेम रखें, यहाँ पे 1 kg का ईंट है और यहाँ पे 10 kg का कोई बॉडी है, दोनों को समान ऊंचाई से आपके सर पर छोड़े तो ज्यादा चोट किससे लगेगी,
ये देखिए ये ईंट पृथ्वी की सतह पर रखी हुई थी 1 केजी का, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन हमने क्या किया, इस ईंट को किसी हाइट एज तक उठा दिया, तो हाइट एज तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको इस ईंट को आपके सर के ऊपर छोड़ दूं तो आपका सर फोड़ सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी आ गई, क्यों? स्थिति की वजह से एनर्जी आ गई। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल एनर्जी, मास पे। अगर मास ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। 1 केजी का सामान आपके सर पे छोड़ दूं, 10 केजी का सामान आपके सर पे छोड़ दूं, किससे ज्यादा चोट लगेगी? 10 केजी वाले से। पोटेंशियल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मास के। तो हाइट को अगर कांस्टेंट रखें, हाइट को कांस्टेंट रखें तो पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करेगी। अगर हम मास को कांस्टेंट रख दें, इस मास को कांस्टेंट रख दें तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करेगी। मान लिया दोनों का मास 1 केजी है, एक को मैंने यहां से छोड़ा और दूसरे को यहां से छोड़ दिया, किस केस में ज्यादा चोट लगेगी? जिसको ज्यादा हाइट से आपने छोड़ा है, तो हाइट पे डिपेंड करेगी। अब एक क्वेश्चन बताइए कि एक स्टूडेंट है जो एक बैग कैरी किया हुआ है, बैग का जो वेट है वो 5 केजी है, बैग का जो मास है वो 5 केजी है, और वो जा रहा है ग्राउंड फ्लोर से अपने क्लास में जो 2 मीटर ऊंचाई पे है। तो एच कितना दे रखा है, 2 मीटर। तो बताइए कि उसने कितना वर्क किया बच्चे ने। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई जो है वो 2 मीटर है, और 5 केजी का बस्ता लिए जा रहा है वो। तो कितना काम किया उसने बच्चे ने। आप जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको लगभग आप ले सकते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी बोला कि पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, एम जी एच। तो मास दे रखा है 5, जी 10 ले लीजिए, हाइट कितना 2, तो कितना हो गया 100 जूल। सी जो है वो सही उत्तर है। तो मैंने बोला कि किसी वस्तु की अवस्था के कारण जो ऊर्जा आ जाती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये अवस्था के कारण आ गई ना, यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एच, एम जी एच आ गई, ये एनर्जी आ गई। अब इस वस्तु को किसी के सर पे छोड़ दे तो ये तोड़ सकता है उसका सर, क्योंकि इसमें एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है चेंज इन शेप, कन्फिगरेशन की वजह से भी ऊर्जा आ जाती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे सपोज करो कि ये कोई बंदा है जो मतलब ये तीर कमान लिए हुए है और इसको ये खींच रहा है, तो जब आप इसको खींचेंगे पीछे की तरफ तो आपको वर्क करना पड़ेगा, इलास्टिक एनर्जी के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, और फिर जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और तीर को आगे बढ़ाएगी। ये देखिए जब आप इस रबर को खींचेंगे तो आपको इलास्टिक एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, और जब इसे आप रिलीज करेंगे तो यही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, मतलब इसको मूव करवाएगी। कोई खिलौना है उसके अंदर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप ऐसे पुश करते हैं तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगता है तो वर्क होता है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा इलास्टिक एनर्जी के अगेंस्ट। पुश करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क इस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, इसका शेप चेंज होगा, कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, और फिर रिलीज करने पर ये आगे बढ़ेगा। तो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा आ जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन था कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है जो किसी वी वेलोसिटी से किसी दिशा में जा रहा है, और उसकी हाइट एच है पृथ्वी की सतह से। सो एक एरोप्लेन है जो पृथ्वी की से किसी ऊंचाई एच पर किसी वेलोसिटी वी से जा रहा है, तो उसमें केवल है काइनेटिक एनर्जी, उसमें केवल है पोटेंशियल एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, नन ऑफ दिस। एक एरोप्लेन है जो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस एरोप्लेन में है केवल काइनेटिक एनर्जी, केवल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों। तो देखिए वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सही है। नेत्र, अनु, यशवीर, मनोज, स्नेहलता, नेहा शर्मा, शालिनी कुमारी, नेत्र प्रकाश, वेरी गुड, सबका सही उत्तर है। पूजा देवी, बहुत बढ़िया भाई। पावर देख लेते हैं जल्दी से। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। तो पावर क्या होता है, वर्क डन बटा टाइम। तो कोई मशीन इकाई समय में या 1 सेकंड में जितना काम करती है, या 1 सेकंड में जितनी एनर्जी खा जाती है, उसको उसका पावर कहते हैं। तो पावर को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी मशीन द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य या इकाई समय में ऊर्जा की जो खपत कर लेता है वो, उसको हम पावर कहते हैं। तो पावर होता है डब्ल्यू बटा टी या ई बटा टी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर, टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको रेट कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा की खपत की दर को हम उसकी पावर कहते हैं। जहाँ पे पी क्या है, पावर है, ई क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा की खपत है। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो पावर को हम 2 तरह से डिफाइन करेंगे, कोई मशीन इकाई समय में या 1 सेकंड में कितना काम कर लेता है, या 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खा जाता है, उसको उसका पावर बोलेंगे। पावर आप जानती हो कि एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगर आप 1 वाट पावर को डिफाइन करना चाहते हो तो 1 वाट पावर क्या होगा, तो आप कहते हैं कि पावर होता है डब्ल्यू बटा टी या ई बटा टी, एक ही बात है। तो किसी एक को लेकर डिफाइन करते हैं। किसी मशीन का पावर 1 वाट कब कहलाएगा, जब वो 1 जूल काम करता हो 1 सेकंड में, या 1 जूल एनर्जी खा जाता हो 1 सेकंड में। समझ में आया? किसी मशीन का जो पावर है वो 1 वाट कब कहलाएगा, जब 1 जूल कार्य करता हो 1 सेकंड में, या 1 जूल एनर्जी खा जाता हो 1 सेकंड में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि 1 वाट किसके बराबर होगा, तो जूल पर सेकंड के। जैसे आप कहते हो कि भाई ये जो CFL है 15 वाट का है, व्हाट डज इट मीन, ये 15 जूल एनर्जी खा जाएगा, 15 जूल एनर्जी खा जाएगा कितने में, 1 सेकंड में। आप कहते हो कि भाई इस मोटर का जो पावर है वो 500 वाट है, मतलब ये 500 जूल कार्य करेगा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में किया गया कार्य या 1 सेकंड में ऊर्जा की जो खपत कर लेता है कोई मशीन, उसको उसका पावर कहते हैं। तो 1 वाट हो जाएगा किसके बराबर, 1 वाट होगा 1 जूल अपॉन 1 सेकंड, यानी 1 वाट जूल पर सेकंड के बराबर होगा। कोई शक है किसी को? दूसरी इकाई होती है पावर की हॉर्स पावर। पावर की दूसरी इकाई और क्या होती है, हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, HP। हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 700, ये होगा 746 वाट के बराबर होता है। तो 1 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट के बराबर हो जाएगा। 1 मेगावाट, मेगा मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 6, और क्या किलो होता है 10 टू द पावर 3 मतलब 1000।
तो एक वाट किसी उपकरण की वह शक्ति होती है जिसके कारण वह 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है या 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा की खपत करता है ना। दोनों टर्म्स में आप बोल सकते हो। एक एथलीट है जिसका वजन 60 केजी है और वो मतलब चढ़ रहा है सीढ़ियाँ। हर सीढ़ी जो है वो 1 मीटर का है और वो 10 सीढ़ियाँ चढ़ता है 30 सेकंड में। तो पावर कैलकुलेट करिए। एक एथलीट है जो 10 सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक सीढ़ी कितने मीटर का है? 1 मीटर का है और इस तरह से 10 सीढ़ी चढ़ता है। तो इसने कितना हाइट तय किया? 10 इंटू 1 मीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई 1 मीटर है, कितनी सीढ़ी चढ़ता है? 10। तो हाइट कितना तय किया? 10 मीटर। ठीक है। मास कितना दे रखा है? 60 केजी। तो पावर कैलकुलेट कीजिए। तो पावर होता है वर्क डन बटा टाइम। यहाँ पे वर्क कैसा हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है ना, सीढ़ियाँ चढ़ने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh बटा t। मास कितना दे रखा है? मास कितना दे रखा है? 60। जी कितना लीजिएगा? 9.8। कितना हाइट तक गया है? 10। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में 10 सीढ़ियाँ चढ़ गया हो। हर सीढ़ी की हाइट कितनी है? 1 मीटर। तो 10 सीढ़ी की हाइट कितनी हो जाएगी? मतलब 10 मीटर हो जाएगी। ये पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। तो 98 इंटू 2 जूल हो जाएगा पावर। एक सौ 96 जूल। नहीं समझ में आया क्या? पावर क्या होता है? वर्क बटा टाइम। यहाँ पे वर्क कैसा हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। m दे रखा है, g दे रखा है, h दे रखा है। टाइम कितने सेकंड में चलता है? 30 सेकंड में। कोई शक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है वो किलो वाट आर होती है, kWh, किलो वाट घंटा। kWh का मतलब किलो वाट आर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि किलो वाट आर इकाई है एनर्जी की, पावर की, वर्क की, प्रेशर की। किलो वाट आर किसकी इकाई है? ऊर्जा की, शक्ति की, कार्य की, दाब की। किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ 196 सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही है। तो एनर्जी की यूनिट है, ऐसा मत कह लीजिएगा कि वाट है तो पावर कह दीजिएगा। तो ऊर्जा की इकाई है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई मतलब जिसमें हम लेन देन करते हैं, वो होती है किलो वाट आर। और 1 किलो वाट आर का मतलब होता है 1 यूनिट एनर्जी। 1 यूनिट जो बोलते हैं ना बिजली की, इतना यूनिट बिजली की खपत हुई है, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलो वाट आर। सो 1 किलो वाट आर मींस 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलो वाट आर एंड जूल? किलो वाट घंटा और जूल में क्या रिलेशन है? तो इसको जरूर याद रखना है आपको। 1 किलो वाट आर 3.6 इंटू 10 जूल के बराबर होती है। और अगर आप नंबर ऑफ यूनिट निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने का एक रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, वाट इंटू आर अपॉन 1000। तो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड यानी यूनिट की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो वाट इंटू आर अपॉन 1000 का रेडीमेड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक रेडियो सेट है 60 वॉट का, रोजाना इसे 10 घंटे तक बजाया जाता है, तो 30 दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा? एक मंथ जो कि 30 दिन वाला मंथ है उसमें कितना यूनिट बिजली उठा लेगा? तो आप कहेगा कि हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट निकालने का, वो है वाट इंटू आर अपॉन 1000। ठीक है। कितने वाट का है? 60 वाट का। कितने घंटे तक उसे बजाया जा रहा है? 10 घंटे तक। तो वाट इंटू आर अपॉन 1000 कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मतलब 18 यूनिट। 18 यूनिट बोले तो 18 किलो वाट आर, 18 किलो वाट आर कंज्यूम कर ले, 18 यूनिट कंज्यूम कर ले। एक और बताइए, एक रेडियो सेट है 60 वाट का जो 50 घंटे तक उसको बजाया गया है, तो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा? एक रेडियो सेट है 60 वाट का, 50 घंटे तक उसको बजाया गया है, तो कितना यूनिट वो कंज्यूम कर लिया होगा? तो कहेगा कि नंबर ऑफ यूनिट होता है क्या? वाट इंटू आर अपॉन 1000। कितने वाट का? 60 वाट का। कितने घंटे तक? 50 घंटे तक, अपॉन 1000 कितने दिनों तक, ये नहीं पूछ रहा है। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, मतलब 3 यूनिट कंज्यूम होगा, 3 यूनिट कंज्यूम होगा। एक और बनाइए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का है, रोज 10 घंटे तक जलाया जाता है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 30 दिन अगर ऐसा वो जलाता है? अगर एक यूनिट का कॉस्ट 3.5 रुपये है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, रोजाना 10 घंटे तक उसको जलाया जा रहा है, तो एक महीने में उसे कितना पैसा देना पड़ेगा अगर एक यूनिट का कॉस्ट है 3.5 रुपया? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ यूनिट होता है वाट इंटू आर अपॉन 1000। कितना वाट का है? 60 वाट का। कितने घंटे तक रोज जलाया जा रहा है? 10 घंटे तक। तो वाट इंटू आर अपॉन 1000 कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। तो जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से फिर से आ गया 18 यूनिट। तो कितना रुपया देना पड़ेगा? एक यूनिट का दाम 3.5 रुपया है, तो 18 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 63 रुपया देना पड़ेगा, 63 रुपीज़ उसको पे करने होंगे। सो यू हैव टू पे 63 रुपीज़। सबका मिला जुला क्यों आ रहा है? किसी का 66 आ रहा है, किसी का 54 आ रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैंने गलत कैलकुलेट किया क्या? एक मिनट चेक करने दीजिए। 00 ठीक तो है, 63 ही होगा। चलिए, ये होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। एक इलेक्ट्रिक कैटली है जो 500 वाट का है, इसको वाटर को हीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और रोज जो है 2 घंटे तक उसको यूज़ करते हैं, है ना, रोज 2 घंटे तक यूज़ करते हैं। तो 500 वाट का कैटली है, 2 घंटे तक रोजाना उसको यूज़ करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इन 10 डेज, 10 दिन में
वो कितना यूनिट कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, 10 दिन में कितना यूनिट कंज्यूम कर लेगा, इसको बना लीजिए। 63 होगा ना, चलिए ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण का है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है। The change of one form of energy into another form is known as transformation of energy. आपके पास सुटेबल अगर डिवाइस है तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा को आप मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने क्या किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी से लगाया, मोटर को, तो मोटर घूमने लगेगा, चलने लगेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर करता है। उल्टा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, डायनमो। आप डायनमो के टरबाइन को किसी तरह से भी घुमा सकते हैं, तो घुमाइए। हवा से घुमाइए, है ना, उसके बाद उस पर पानी गिरा के उसको घुमाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में ऐसा होता है। आप जो है हीट से घुमाइए, है ना, न्यूक्लियर पावर से घुमाइए, तो उसके डायनमो को बस घुमाना होता है, इसको जब घुमाइएगा तब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो या एसी जनरेटर जो भी कह लीजिए कन्वर्ट करता है। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अकॉस्टिक एनर्जी मतलब साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, तो लाउड स्पीकर। और उल्टा साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो माइक्रोफोन। जैसे हमारे पास माइक्रोफोन है, मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, तो माइक्रोफोन। और आपके पास क्या होगा, स्पीकर होगा, जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा और मुझे आप सुन पा रहे होंगे। तो हमारे पास माइक्रोफोन है जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आपके पास क्या है, स्पीकर है जो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में लाउड स्पीकर, और साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में मतलब लाइट एनर्जी में, सौर ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसमें, कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वो लाइट देने लगता है। और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, फोटो सेल, सोलर सेल। सोलर पैनल देखा होगा आपने, छत पे लगा देते हैं, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में मतलब उष्मीय ऊर्जा में, उष्मा में कन्वर्ट करता है कौन, हीटर। हीटर को आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो वो हीट देने लगता है। लेकिन उल्टा देखिए, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थर्मोकपल। अब ये थर्मोकपल क्या है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये 12th में आपने पढ़ा होगा, 12th की फिजिक्स में, कि हम क्या क्या करते हैं कि दो वायर लेते हैं, दो वायर का एक कपल बनाते हैं, और इसके दोनों जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आइस दे दिया, ये कहलाता है कोल्ड जंक्शन, और यहाँ पे हीट कर दिया मैंने, ये कहलाएगा हॉट जंक्शन। तो जब वायर के कपल को आप के मतलब एंड को आप डिफरेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करते हो, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, इसको हम थर्मोकपल कहते हैं। आपको याद रखना है कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थर्मोकपल। उसी तरह से केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन, तो सेल या बैटरी। बैटरी में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल एनर्जी से मिलती
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उल्टा केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो वोल्टामीटर करता है, वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। तो ये अगर आपके पास सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, डायनमो मतलब एसी जनरेटर, उसी को डायनमो कहते हैं। ऊर्जा की इकाइयाँ, ऊर्जा की विभिन्न इकाइयों की बात करते हैं तो ऊर्जा की एक इकाई होती है जूल, दूसरी इकाई होती है अर्ग, तीसरी इकाई होती है कैलोरी, चौथी इकाई है किलोवाट आवर और पांचवी इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिएगा ये सब ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। जूल, अर्ग, कैलोरी, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है? ऊर्जा की इकाई है, पावर की नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन होगा कि कौन एक ऊर्जा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? नंबर 1 जूल, नंबर 2 किलोवाट आवर, नंबर 3 वाट, नंबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी? तो वाट जो है वो पावर की इकाई है, जूल, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये सब क्या है? ऊर्जा की ही इकाइयाँ हैं। और अगर रिलेशन आप जानना चाहते हो तो 1 किलोवाट आवर आप जानते हैं 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग के, तो 1 अर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻7 जूल के, तो 1 अर्ग 10⁻7 जूल के बराबर होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं? 1 वोल्ट का। किसी इलेक्ट्रॉन पे आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं? 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी आ जाएगी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। So when an electron is accelerated by a potential difference of 1 volt, then energy gained by the electron is called 1 electron volt। ये आपको 12th की फिजिक्स में पढ़ना है, तो उसको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस क्या होता है? तो एनर्जी की यूनिट है, इतना याद रखना आपके एग्जाम के लिए। फिर होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड टीएमई, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। फिर आप जानते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट सब जानते होंगे कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना इसका विनाश किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स रिमेंस कांस्टेंट। इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है, यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मास एनर्जी इक्विवेलेंस आप जानते हो कि आइंस्टीन साहब कहते थे, आइंस्टीन साहब का कहना था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में आप इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में, ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में आप इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर सकते हो। E = mc², जहाँ पे E क्या है? ऊर्जा, m क्या है? द्रव्यमान, और c क्या होती है? प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो यह मास एनर्जी इक्विवेलेंस। द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। ये था आज का टॉपिक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।